ओके डन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़े थे, तो अब उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरी हमारे पास क्लियर हो गई है कि हमारे पास कौन कौन सी थ्योरीज रहती है जब हम लोग वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। आज हम लोगों ने देखना है कि उसके कौन कौन से न्यूमेरिकल्स है जो आते हैं साथ में। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है आपके पास, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बोलता है कि जो आपके पास टू इक्वल फोर्सेस, कहने का मतलब आपके पास फोर्सेस दोनों की दोनों इक्वल है, हैव स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट जो भी है उसका क्या कर देना आपने, स्क्वायर कर देना, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ टू फोर्सेस। प्रोडक्ट ऑफ टू फोर्सेस या देयर फोर्सेस का मतलब है, एक तो पहले याद रखना कि अपने पास जो दो फोर्सेस है वो इक्वल है, इक्वल फोर्सेस है मतलब F इज इक्वल्स टू एफ। लेट कर लेते हैं हम लोग की दोनों फोर्सेस हमारी एफ है। ऐसी सिचुएशन में 3 टाइम्स उनके प्रोडक्ट का मतलब F इंटू एफ इज इंटू 3। तो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने कल भी आपको बताया था, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैम इज इक्वल्स टू 3 इंटू एफ स्क्वायर। और इसका होल का करना है साथ में स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि उनके रिजल्टेंट का स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। तो इसका स्क्वायर किया अगर हमने तो रूट तो कैंसिल हो गया, और ए और बी की जगह पे हमने एफ और एफ डालना क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है। तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और साथ में कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 3f स्क्वायर। सीधी सी बात है, 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो गया, 2f स्क्वायर हो गया जी, प्लस साथ में कितना हो गया, ये 2f स्क्वायर हो गया और साथ में हो गया कॉस ऑफ एंगल थीटा। ये आ गया आपके पास 3f स्क्वायर। 2f स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 2f स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 3f स्क्वायर। अब यहाँ पे f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ जाएगा, तो इट बिकम्स 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स 3/2 और cos of angle theta is equals to 3/2 minus, तो cos of theta is equals to 3 minus 2/2 that is 1/2। cos theta 1/2 कब होता है, तो theta is equals to 60 डिग्री पे होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं कि कितना एंगल रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सबसे पहला आपका हमेशा जब न्यूमेरिकल करना है गिवन निकालना है, तो सबसे पहले तो गिवन निकालेंगे लोग कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारे पास व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सॉरी, तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, यहाँ पे बात है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब उनका न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है, दोनों ही वेक्टर ऐसे हैं, ठीक है, इज 2π/3। तो एंगल थीटा आपको कितना दे रखा है, उन दोनों के बीच में 2π/3 का एंगल दे रखा है। प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू ईदर। तो प्रूफ करना है तो लेते हैं, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो लेट करते हैं कि आपके पास जो वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है आपके पास, ईच वेक्टर मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का सेम है तो ईच वेक्टर मैग्नीट्यूड को एक ही मान लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड मैंने दोनों का x मान लिए। ऐसी सिचुएशन में वो बोलता है कि प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट जो होगा उनका रिजल्टेंट निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल थीटा। अच्छी बात है, हमारे को यहाँ पे थीटा भी दे रखा है और इसकी जगह पे x मान लेंगे, तो इट इज x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और cos ऑफ एंगल 2π/3। तो 2π/3 में एंगल में आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्वाड्रेंट सिस्टम पे ध्यान देना है। क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग इस π/3 को लिख सकते हैं -π/, इस तरीके से। आप क्वाड्रेंट सिस्टम अगर आपको याद है तो ये 0 एंगल ये π/2 होता था, ये आपके पास पाई होता था, ये आपके पास 3π/2 और ये हमारे पास 2π की कंडीशन होती है। पीछे मतलब सेकंड पॉइंट पे लैंड करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/3 का मतलब कितना होता है आपके पास 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में आपके पास एंगल कितना बनता है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला तो हाफ बनता है। तो यहाँ पे हम लोग 2π/3 की cos 2π/3 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी ले लेंगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हम -हाफ लेकर के चलेंगे। यहाँ मेरे हिसाब से आप लोगों ने क्वाड्रेंट किस हिसाब से चेक करना है क्वेश्चन। डन, एक बार क्वाड्रेंट चेक हो गया तो हम सीधी वैल्यू डालेंगे और उसके बाद रिजल्टेंट को चेक करना शुरू कर देंगे कि उनका रिजल्टेंट जो है वो इक्वल होगा कि नहीं होगा। वो तो चलो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, पर फिर भी एग्जांपल के लिए अच्छा है। तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू -हाफ, इस तरीके से।
तो ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, 2x² माइनस x² बचा और ऊपर से बच गया आपका रूट। 2x में से x² माइनस हो गया तो बचा x आंसर आ गया x। इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर के बराबर यही है। यहाँ तक आपको समझ आया? हर क्वेश्चन में टेक्निकलिटी है, थोड़ा सा समझ के चलना है, सारे कंसेप्ट को यूज करना जो अभी तक हम लोगों ने +1 +2 में सीखे हुए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट भी मेरे हिसाब से प्रूविंग वाला ही है, तो इस वाले को भी एक बार देख लेते हैं। एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस P + Q एंड P - Q एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज 3p² + q²। तो ये आपके पास यहाँ पे सीधी सी कंडीशन है कि किस तरफ पे, हालांकि आंसर भी साथ में मेंशन है, फिर वो देखना है। तो दो फोर्सेस है, वो होता है एक फोर्स है P + Q और एक फोर्स है F1 जिसको हम बोल देंगे F1 दी हुई है P + Q, F2 दी हुई है P - Q। और बोलता है इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो है आपके पास वो कितना होना चाहिए, 3p² + q² के बराबर होना चाहिए। और हमारे को एंगल थीटा जो है इनके बीच में वो निकालना। तो सबसे पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, F1² + F2² + 2F1 F2 cos ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू √3p + q², जो कि क्वेश्चन ने दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी कंडीशन बन गई। अब हम धीरे धीरे इक्वेशंस में पुट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम होने की वजह से मैं F1 को अलग से, F1² को अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास क्या बनेगा, p² + q² + 2p। वैसे ही अगर मैं F2 का स्क्वायर निकालने बैठूंगा तो F2 का स्क्वायर क्या बनेगा, p² + q² - 2p। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। और इंटू 2 इंटू p + q इंटू p - q जब हम लोग करने बैठेंगे तो a + b इंटू a - b का जो फॉर्मूला होता है दैट इज a² - b², तो इट बिकम p² - q²। ये हमारे पास नेट कंडीशन बन जाएगी। तो एक कंडीशन ये बनी, एक कंडीशन ये बनी और एक कंडीशन हमारे पास ये बनी। इन सबको उठा के इस वाली कंडीशन में मैं डाल देता हूँ। मेरे पास क्या क्या कंडीशन बनेगी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली नए उससे लिख रहा हूँ, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। इट बिकम्स अंडर द रूट ऑफ p² + q² + 2pq + p² + q² - 2pq। ये हुआ आपके पास F1² + F2² + 2 इंटू p² - 2 इंटू q²। ये आपके पास वो कंडीशन आ गई। और इसके साथ में लिखा जाएगा cos ऑफ एंगल थीटा शुड बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 3p² + q²। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और भी जो चीज़ें कैंसिल हो रही है अंदर, जैसे 2pq - 2pq कैंसिल हो रहा है, और q + q 2q² और ये वाला आपके पास -2q² भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। बट अभी नहीं होगा, अभी इस वाले को देखते हैं कि ये वाला हमारे पास, क्योंकि इसके साथ बाहर से cos ऑफ एंगल थीटा भी है, ये भी ना भूलें आप, क्योंकि ये 2ab cos ऑफ थीटा वाली कंडीशन है। तो इसके साथ कंटिन्यूसली cos थीटा पहले मल्टीप्लाई करना फिर देखेंगे। तो p² + p² कितना हो गया, अब अंडर रूट रानी आपके पास, अंदर क्या बन गया हमारे पास 2p² + 2q² + 2 इंटू p² - q² और साथ में cos ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 3p² + q²। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब सबको एक तरफ को लेकर के जाएंगे, हमारे पास क्या क्या बन जाएगा भाई देखो, उस तरफ ऑलरेडी 3p² था तो यहाँ से ये 2p² जाएगा तो -2p² हो जाएगा। वहाँ पे ऑलरेडी q² था, यहाँ से -2q² जाएगा। इस तरीके से तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे p² - q²। तो हमारे पास दूसरी तरफ पे ये बन जाएगा। हमारे पास कंडीशन बची क्या, देखो मैं इसको भी वहाँ पे लेके गया तो मेरे पास कंडीशन बनी 2 इंटू p² - q², साथ में आपके पास cos ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू p² - q² की कंडीशन है। p² - q² से p² - q, cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और cos थीटा 1/2 होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री पे। ये हमारे पास कंडीशन बनेगी। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेज। अब ये चीज़ आपने हमेशा अंडरलाइन करनी है क्वेश्चन में, जहाँ भी आपको दिखे 2 इक्वल फोर्सेज, तो दो फोर्सेज दी हुई है F1 और F2 और दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए मैं इन दोनों को कंबाइंडली F ही लेट कर लेता हूँ। सबसे पहला काम तो यही है। एक्ट मतलब थीटा भी दिया हुआ आपको कितना डिग्री, 90 डिग्री दे रखा है।
to each other is 1414 dynes. Find the magnitude of either force. मैग्नीट्यूड हमारे को निकालना है इन दोनों का, और रिजल्टेंट ऑलरेडी दे रखा है कितना, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज इतना। तो मतलब ये ऑलरेडी बात किसकी हो रही थी, रिजल्टेंट की हो रही थी। तो रिजल्टेंट आपको कितना दे रखा है 1414, डाइन्स में दे रखा है, आंसर भी नीचे हमारे को डाइन्स में ही दिख रहा है। तो आपने एक बार ऑप्शन ज़रूर चेक कर लेने जब भी आप कॉम्पिटिटिव में बैठो कि आपके पास ऑप्शन अगर डाइन में है तो कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है, इसको न्यूटन में ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन डाइन्स में ही मांग रहा है आंसर भी। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हमारे को पता रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास। सबसे पहले तो वहीं से शुरू करेंगे जो गिवन होता है, तो उसमें रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट से स्टार्ट करेंगे। f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 1414 की कंडीशन होनी चाहिए, ये डायरेक्ट सी कंडीशन है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट से। हमारे पास क्या बनेगा, f1 और f2 की जगह पे f डालेंगे तो इट बिकम्स 2f स्क्वायर इंटू 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा होल का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 1414। ये हमारे पास कंडीशन है। अब यहाँ पे हम लोग इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम लोग कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, या फिर अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करनी हो तो भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखो मैं इस पूरे में 2 और 2 को बाहर निकालता हूँ, क्योंकि आप मैथ स्टूडेंट्स हैं मेरे अकॉर्डिंगली तो आपको ये चीज़ पता होगी। अगर हम 2 और 2 देखो दोनों तरफ कॉमन है ना, इसमें अगर मैं 2f स्क्वायर को कॉमन निकाल दूँ बाहर तो मेरे पास अंदर क्या क्या रह जाता है। तो सिंपल सी कंडीशन है, मैंने क्या किया, अंडर रूट 2f स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, अंदर मेरे पास क्या रह गया। अब देखो अंडर रूट 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, सिंपल सी कंडीशन समझिए, अगर मैं अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेता हूँ ऐसे बाहर तो मेरे पास अंदर क्या क्या बचेगा, अंदर मेरे पास बचेगा वही सब कुछ, अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, इसी कहानी है, इज इक्वल्स टू 1414। अब मेरे को पता है कि अंडर रूट 2 को मैं यहाँ से उठा करके नीचे लिखूंगा और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1414। बिल्कुल सिमिलर है, इसके पॉइंट्स अगर ऊपर गए तो यहाँ 1000 लिखा जाएगा और 144 से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी तो हमारे पास ये बन जाएगा 10⁶ इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और कॉस ऑफ थीटा, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्सेस का सेम था, कंडीशन भी बिल्कुल ओके थी। रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज इतना, दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास इतना ही था, ठीक है, ये कंडीशन बिल्कुल ओके है। अंडर रूट 2 उससे कट जा रहा है, हमारे पास कंडीशन बिल्कुल ओके बन रही है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बिल्कुल ओके कंडीशन बन रही है। अंडर रूट 2 की, अच्छा एक चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखना भूल गए भाई, देखो ये 90 डिग्री एंगल भी दिया था हमारे को, सॉरी। तो अगर 90 डिग्री यहाँ पे भरो तो cos 90 0 हो जाता है, तो ये वाली पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में फिर हमारे को कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये टर्म ही हमारे पास नहीं लिखी जाएगी, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर ही रह जाएगा ओनली, और ये इस तरीके से काम करेगा। फिर इससे आगे के स्टेप दोबारा कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो इसके आगे के जब हम लोग स्टेप करेंगे तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, तो इसलिए आपने गिवन पे हमेशा ध्यान रखना कि आपको गिवन में क्या दिया हुआ है। अब देखो ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2f इज इक्वल्स टू 1414, और अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 2 की वैल्यू मैंने आपको बताई दी है कि वो 1.41, पॉइंट हटेगा ऊपर 1000 आ जाएगा, और बाकी ये तो कटना ही है। तो फोर्स कितनी आ गई आपके पास 1000 टाइम्स, जो कि यहाँ पे आंसर भी आपके पास क्लियरली मेंशन्ड ही है। डन, इस तरीके से हम लोगों को करना है, तो ये ध्यान रखना कि गिवन पे हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 11th क्वेश्चन हमारे पास। 11th क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय 4 फोर्सेस साइमल्टेनियसली। 4 फोर्सेस किसी पार्टिकल के ऊपर लग रही है, तो मैं पार्टिकल को ऐसा मान लेता हूँ 13। अब सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ऊपर नीचे नहीं होता है वैसे तो, ऊपर और नीचे स्काई की तरफ को नहीं डायरेक्शन रखते, पर क्योंकि आपके पास प्लेन इस हिसाब से, पेपर इस हिसाब से, तो मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूँ। वेस्ट ईस्ट, सबसे पहले तो आपने ये समझ लेना। तो बोलता है कि आपके पास 30 न्यूटन ईस्ट की तरफ को काम करती है, ठीक है, हमने 30 न्यूटन ले ली। उसके बाद बोलता है 20 न्यूटन नॉर्थ की तरफ को काम करती है, हमने 20 न्यूटन ऊपर की तरफ को ले ली, नॉर्थ की तरफ को। वेस्ट की तरफ को 50 न्यूटन है, तो हमने 50 न्यूटन कर दिया।
और साउथ की तरफ को हमारे पास 40 न्यूटन है, तो हमने 40 न्यूटन साउथ की तरफ को कर दिया। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल। सबसे पहले तो बोलता है रिजल्टेंट आप दोनों फाइंड आउट करो। तो इस डायग्राम बनेगा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, देखो सामने एक दूसरे के जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज है वो कट डाउन करती है, और अगर एक तरफ को ज़्यादा फोर्सेज है तो दूसरी तरफ वाली को कैंसिल डाउन करेगी। जैसे यहाँ पे 50 है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी डायरेक्शन में 30 डिग्री मतलब 30 न्यूटन की फोर्स काम कर रही है, तो डेफिनेट है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस तरफ ज़्यादा वाले की तरफ को होगी। और कैसे निकलेगी हमेशा 50 माइनस 30 करके। इतना न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रही नेट, और 40 और 20 में से जो नेट डायरेक्शन में काम कर रही है नीचे की तरफ को आएगी आपके पास, वो भी कैसे निकाली जाएगी 40 माइनस 20 न्यूटन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेज है, तो माइनस करेंगे। और किस तरफ को नेट रिजल्टेंट रहता है, हमेशा ज़्यादा वाले की तरफ को हमने फाइनल बनानी है, और जिस तरफ को कम है उसको तरफ को नहीं, दोनों को माइनस करके बनाना। तो हमारे पास अल्टीमेटली निकला कितना 50 माइनस 30, यहाँ पे हमारे पास निकला 20 न्यूटन की फोर्स। तो हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स काम कर रही है, और साउथ डायरेक्शन में भी 20 न्यूटन की फोर्स काम कर रही है। अब लगाओ देखो इसमें पैरेललोग्राम लॉ, टू वेक्टर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल। देखिए डायगोनली इस तरीके से, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरफ, ये वाली जो डायरेक्शन है ये वेस्ट है, ये वाली डायरेक्शन जो है वो साउथ है, तो ये आपके पास जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट बन जाएगी। साउथ वेस्ट इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है, और रिजल्टेंट जो होता है बाकी दो वेक्टर्स के सम के बराबर होता है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ, तो इट्स 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20, और दो वेक्टर्स के बीच में देखो ये दोनों वेक्टर्स थे ना एक्चुअल वाले वेक्टर पकड़ने, रिजल्टेंट नहीं देखना। रिजल्टेंट के साथ मैंने आपको कल भी बताया था, रिजल्टेंट के साथ बनने वाला जो एंगल होता है बीटा होता है, और दोनों वेक्टर्स जो आपके पास ऑलरेडी फोर्सेज है, जैसे ये F1 है ये F2 है, इनके बीच में बनने वाला नेट एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो कॉस ऑफ 90 डिग्री जब हम लोग लेंगे तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो ये तो पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी। और 20 स्क्वायर 400, 20 स्क्वायर 400 प्लस 400 कितना आ जाएगा अंडर रूट 800। 800 को अगर हम तोड़ें तो इट बिकम्स 8 इंटू 100 का रूट, 8 का रूट होता है आपके पास 2 अंडर रूट 2, और 100 का रूट होता है 10, तो ये आ जाएगा 20 अंडर रूट 2 न्यूटन नेट रिजल्टेंट फोर्स आपके पास रहेगी। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो साउथ वेस्ट रहेगी, और 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो देखो साउथ से वेस्ट की तरफ को 45 डिग्री, क्योंकि रिजल्टेंट इस एंगल को एग्जैक्टली हाफ में कट करेगा, तो पूरा एंगल अगर 90 है तो उसका हाफ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, यहाँ से भी 45, यहाँ से भी। तो आप किसी भी एक तरफ से, ऐसा ज़रूरी नहीं कि साउथ ऑफ वेस्ट लिखो, वैसे तो साउथ ऑफ वेस्ट ही लिखते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ नहीं लिखते, पर अगर आप लिखना चाहो वेस्ट ऑफ साउथ भी लिख सकते हो, वो भी सही है, गलत नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग निकालने होते हैं।